वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेटेड। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मनी एंड बैंकिंग। बेटा मैंने चैप्टर नंबर 1 लिखा हुआ है, हालांकि चैप्टर नंबर ये 5th है, ठीक है, 5th एंड 6। तो इस चैप्टर में हम ये बात करेंगे स्टार्टिंग में कि मनी से पहले क्या था। देखिए मनी से पहले लोग क्या करते थे, अगर हम बात करें पुराने जमाने की, जब मनी का एवोल्यूशन नहीं हुआ था, मतलब मनी का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग बेटा क्या क्या करते थे उस जमाने में। लोग बार्टर सिस्टम का यूज क्या करते थे। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, लोग गुड्स के बदले गुड्स दिया करते थे, मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है। तो ये हुआ करता था उस जमाने में। और मतलब एक पर्सन को गेहूं चाहिए, दूसरे पर्सन को चावल की नीड है, तो आपस में गुड को एक्सचेंज कर लिया करते थे। तो ये बार्टर सिस्टम यूज हुआ करता था उस जमाने में। लेकिन बेटा क्या हुआ कि समय के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई कि वो आई डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स का मीनिंग क्या है कि मतलब सामने वाले पर्सन को जिस चीज की नीड है, दूसरे पर्सन के वो चीज वो पास नहीं है, मतलब दूसरे पर्सन के वो चीज नहीं है जो वो सामने वाले को चाहिए, ठीक है। अब दिक्कत इस चीज को रिमूव करने के साथ साथ जब लोगों में ये परेशानी आई, तो एक चीज का आविष्कार हुआ, वो है किस चीज का बेटा, मनी का। अगर हम मनी की बात करें तो पहले लोग मनी के मतलब कॉइन्स से पहले भी अगर हम बात करें बहुत स्टार्टिंग की, तो लोग मनी का यूज करता था, क्या करते थे, इन द सेंस ऑफ शेल्स। बेटा शेल का यूज क्या करते थे। शेल क्या होती है बेटा, आपने समुद्र में देखी होगी शेल होती है, ठीक है, वो यूज क्या करते थे मनी के। फिर कोरीज आई हैं, क्या हुई बेटा, फिर कोरीज, ठीक है। फिर आना चला है, आपने सुना होगा एक आना, ठीक है, दो आने सुनोगे, वो पुराने जमाने में यूज होते थे। आने के बाद बेटा क्या हुई, गोल्ड कॉइन्स आए। गोल्ड कॉइन के बाद क्या है, मतलब मेटेलिक फॉर्म में आ गई करेंसी। फिर सिल्वर कॉइन्स आए। फिर बेटा आप देखोगे स्टील की कॉइन्स आई। और उसके बाद पेपर करेंसी यूज हुई, ठीक है। और उसके बाद बेटा अगर हम आज के टाइम की बात करें, आज के टाइम में बेटा पेपर करेंसी के साथ साथ कॉइन्स के साथ साथ बेटा आप देखोगे ऑनलाइन पेमेंट भी स्टार्ट हो गया, चेक का पेमेंट भी स्टार्ट हो गया, चेक से भी लोग पेमेंट करते हैं, ठीक है। हालांकि और इसके अलावा लोग आज के टाइम के हिसाब करें तो आज एक न्यू करेंसी आई है बिटकॉइन के नाम से, ठीक है। तो आप देखोगे आज के जमाने में नए नए कोई मतलब मेथड्स ऑफ करेंसी यूज हो गई। अब इस चैप्टर में बात करेंगे मनी के बारे में, मनी और बैंकिंग के बारे में। देखिए पहला पहला हम बात करेंगे बेटा फंक्शन ऑफ मनी। बेटा मनी का फंक्शंस क्या है, मतलब मनी किसके रूप में यूज की जाती है, क्या काम होते हैं मनी के। पहला काम होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बट अगर हम बात करें मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि मुझे एक मान लीजिए पेंसिल चाहिए, तो मैं दुकान पे जाऊंगा, दुकानदार से कहूंगा बेटा मुझे पेंसिल की नीड है, और दुकानदार से पैसे पूछेंगे इतने रुपए की है। तो दुकानदार कहेगा ये 5 रुपए की है, तो मैं उसे क्या दे दूंगा, पैसे दे दूंगा, बदले में क्या ले लूंगा, पेंसिल ले लूंगा। इसे बोलते हैं बेटा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा क्या है बेटा, मेजर ऑफ वैल्यू। अब बात करें बेटा बार्टर सिस्टम में, तो बार्टर सिस्टम में ये ड्रॉबैक्स थे, तो जिस वजह से मनी का आविष्कार हुआ। मेजर ऑफ वैल्यू का मीनिंग ये होता है कि आज हम हर चीज को मेजर कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी। जैसे मैं आपको बात बताऊं, जैसे गोल्ड है बेटा, 10 ग्राम, मतलब जिसे एक तोला बोलते हैं, एक तोला सोना आज 1.5 लाख समथिंग में, मतलब 1.5 लाख रुपए के समथिंग में, ठीक है। अब वही अगर हम 10 ग्राम की बात करें, 10 ग्राम गेहूं क्या 1.5 लाख रुपए के होंगे, नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, मेजर कर रहे हैं मनी, मतलब चीजों को मनी के फॉर्म से में। दूसरा पॉइंट है सेकेंडरी जो फंक्शंस होते हैं मनी के, वो क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। बेटा डेफर्ड पेमेंट्स मतलब फ्यूचर पेमेंट्स की बात कर रहे हैं। आज हम कोई मतलब हम फ्यूचर में भी पेमेंट्स करते हैं। आज कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, जैसे उधार माल कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि मैं फ्यूचर में पेमेंट कर दूंगा उसका, ठीक है। जैसे बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन होती है, बिजनेसमैन करते हैं, तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, नॉर्मली वो उधार ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं। वो कहते हैं कि आज मैं 10 लाख का माल खरीदा हूं, मैं तुम्हें फ्यूचर में दे दूंगा 12 महीने के बाद, 1 साल में पेमेंट कर दूंगा, ये 6 महीने में पेमेंट कर दूंगा। तो उसे बोलते हैं स्टैंड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, थर्ड सेकंड पॉइंट, सेकेंडरी ऑफ, अगर हम फंक्शन बात करें मनी का, तो उसी का सेकंड पॉइंट है स्टोर ऑफ वैल्यू। बेटा स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है कि आप पैसों को जमा कर सकते हो, किस में, बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हो, तो आप अपने घर में मतलब सेफ्टी के रूप में रख सकते हो, ठीक है, तिजोरी में रख सकते हो। और मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा पैसा रख सकते हो, आप जितना चाहो उतना पैसा सेव कर सकते हो, और वो खराब नहीं होगा। अगर हम बात करें बार्टर सिस्टम में, तो बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था कि आप जो ग्रेन्स हैं, जो चीज वेजिटेबल्स हैं, उनको आप सेफ्टी रखो और वो ऐसे कैसे रहें। तो ये पॉसिबल नहीं था बार्टर सिस्टम में। जब क्या मनी में आप क्या कर सकते हो बेटा, हर चीज को सेफ्टी रख सकते हो, वो खराब नहीं होगा, ठीक है। इसी चीज के बेटा पॉइंट्स वन बाय करके यहाँ लिखे हुए हैं।
जैसे फंक्शन ऑफ मनी, मीडियम एक्सचेंज में क्या कहता है, मनी का जो फॉर्म्स है वह एक्सचेंज किया जाता है दैट कैन यूज टू मेक पेमेंट्स। हम क्या करते हैं मनी में पेमेंट्स करते हैं सामने वाले को और बदले में गुड्स और सर्विस ले लेते हैं। बेटा यहाँ वर्ड यूज करा है, दो वर्ड यूज करा है, एक तो गुड्स और सर्विस। बेटा गुड्स क्या होता है, गुड्स जैसे कि रो मटेरियल हो गया, ठीक है, रो मटेरियल हो गया आपका, वो गुड्स हो गया, ठीक। और सर्विस क्या होती है, जैसे बैंकिंग सर्विस हो गई, इंश्योरेंस सर्विस हो गई, ठीक है। और आप स्कूल में पढ़ते हो, फीस देते हो बेटा, अब फी किस चीज की दे रहे हो, सर्विस की, आप स्कूल वाले टीचर से पढ़ रहे हो, तो वो सर्विसेज होती है। तो हम क्या करते हैं मनी का मतलब मनी को पेमेंट करते हैं और वो सर्विस भी लेते हैं। इसके अलावा इट रिमूव्स द नीड फॉर द डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड्स। बेटा मैंने पहले बताया था आपको कि मनी ने उस चीज को खत्म कर दिया जो बार्टर सिस्टम में हुआ करता था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। बेटा ये डिस्कस आपको ये बताता है डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक आदमी को नीड है राइस की, ठीक है, लेकिन सामने वाले के पास बेटा वीट है। क्या है, सामने वाले के पास वीट है। ये एक पर्सन है, इसके पास क्या है बेटा, वीट है, और इसके पास क्या है, राइस। इससे चाहिए राइस लेकिन सामने वाले के पास वीट है। अब ये कहाँ ढूंढे बेटा राइस वाले को, जबकि वीट वाला कह रहा ठीक है मुझसे वीट, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि जो इस पर्सन को चाहिए वो सामने वाले के पास मिले। इसे बोलता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। दूसरा क्या है, with money individual can easily trade their goods and service for the universally accepted medium of exchange। बेटा एक वर्ड यूज करा है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बेटा अगर हम बात करें मनी की, तो आज दुनिया भर में ट्रांजेक्शन होती है, डे टू डे ट्रांजेक्शन चलती है बेटा, मनी के फॉर्म्स में होती है। जैसे हम बात करें आज के जमाने में, तो पूरी दुनिया बेटा एक अगर हम बात करो बहुत डीपली, तो एक पूरे वर्ल्ड में एक मीटिंग हुई थी बहुत पहले, जिसे बोलते हैं ब्रेटन वुड्स। एक जगह है, ये अमेरिका की जगह है ब्रेटन वुड्स। ये क्या था कि दुनिया में उस जमाने में मीटिंग हुई थी बड़े बड़े लीडर्स की, कि लोग क्या करेंगे, जितना भी ट्रांजेक्शंस करें दुनिया में, वो डॉलर को एक्सेप्ट करेंगे एज अ मीडियम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है पूरे वर्ल्ड में, कोई गुड्स और सामान बेचे जा रहा है, सर्विस दी जा रही है, ये ली जा रही है, तो वो डॉलर को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, एक वैल्यूएबल करेंसी के रूप में। ये मान लिया था उस जमाने में। तो आप देखोगे तो मनी, डॉलर क्या है बेटा, मैंने आपको बताया डॉलर एक मनी है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया में कोई से भी देश है इस चीज को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो आप देखोगे मनी के रूप में आप क्या कर सकते हो, दुनिया भर में ट्रांजेक्शन कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। जैसे हमारे देश से माल जाता है बहुत सारे देशों को, तो हम क्या करते हैं बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी भी लेते हैं, ठीक है। तो मनी ने कितना आसान कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है मेजर ऑफ वैल्यू। बेटा जैसे हम बोलते हैं मेजर ऑफ वैल्यू को यूनिट ऑफ अकाउंट, यूनिट ऑफ अकाउंट आगे पढ़ते हैं। देखो मनी का जो हम मेजर कर सकते हैं, मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशंस इन विच वैल्यू ऑफ ऑल गुड सर्विस आर एक्सप्रेस। हर चीज को मेजर कर सकते हैं बेटा, चाहे वो सर्विस हो या गुड्स हो। जैसा हमें पता है, एक एग्जांपल लेता हूँ, सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, तो सबको पता है बेटा गवर्नमेंट स्कूल की जो फी होती है वो नॉर्मली, बेटा मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, हालांकि सबकी अलग अलग हो सकती है, वेरी कर सकती है। स्कूल की फीस नॉर्मली जो फी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू सीबीएसई स्कूल्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इस गवर्नमेंट स्कूल की जो फीस होती है वो एग्जाम्पल के रूप में ₹200 है, ठीक है। और पर मंथ एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा, सीबीएसई की बेटा कितनी है, 4000। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि बेटा गवर्नमेंट स्कूल की फीस कम है क्योंकि सरकार सब्सिडी देती है, बहुत सारी चीज करती है, फ्री में पढ़वाती भी है, जैसे छोटी क्लास तक तो फ्री में भी होता है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, सरकारी स्कूल की फीस मान ली 200 रुपए, अब वही सीबीएसई की 4000 रुपए। तो आप देख लो हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, किस चीज को मेजर कर रहे हैं, फीस को मेजर कर पा रहे हैं। जैसे दूसरा, दिस फंक्शन मेक द बिजनेस अकाउंटिंग पॉसिबल, जिस वजह से क्या हो बेटा, हमारा बिजनेस का अकाउंटिंग पॉसिबल हो सका है, ठीक है। हमने बिजनेस अकाउंटिंग करनी आसान कर दी, मतलब मनी ने। दूसरा, इट प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन अलाउइंग द इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस द वैल्यू डिफरेंट आइटम कंसिस्टेंट एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल वे। बेटा ये पॉइंट ये कह रहा है कि ये कंपैरिजन भी कर सकता हूँ, कि कंपैरिजन कह सकते हैं बेटा, जैसे अगर हम बात करें, जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, एक जगह जैसे मिल्क है, तो मिल्क की जो वैल्यू है 75 रुपीज है, ठीक है, और वही दूसरी जगह देख रहे हैं 80। तो हम कंपैरिजन कर पा रहे हैं कि इसमें इतना फ्लैक्चुएबल है, ऐसे क्यों है, टैक्स की वजह से हो सकता है, ठीक है।
दिस फंक्शन हेल्प्स इन प्राइसिंग, बजटिंग एंड मेक इन्फॉर्म इकोनॉमिक डिसीजन। ये मनी हमें बजट बनाने में और इकोनॉमिक डिसीजन लेने में भी सहायता करती हैं। क्योंकि आज हम क्या करें बेटा, जितना भी बजट बनता है बेटा उसमें सब क्या लिखते हैं, हम मनी लिखते हैं। ठीक है, मनी, वैल्यू ऑफ मनी ग्रुप में लिखते हैं। दूसरा क्या है बेटा, फंक्शन ऑफ मनी, स्टोर ऑफ वैल्यू। बेटा स्टोर का मीनिंग होता है सेव करना। जैसे हम मनी को सेव भी कर सकते हैं, मतलब जमा कर सकते हैं और उसको बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपने पास भी रख सकते हैं, जैसे अपनी पॉकेट में रखते हैं, या हम कुछ ट्रांजेक्शन फ्यूचर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल कैन होल्ड मनी, जैसा आप देखोगे एक आदमी है उसने पॉकेट में अपने बेटा इस पॉकेट में 200 रुपये रखे हुए, कितना रुपए रखे हैं, 200 रुपये, तो ये अपने पास भी रख सकते हैं। एंड इट यूज फॉर ट्रांजेक्शन द फ्यूचर, और फ्यूचर में भी दे सकते हैं ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें बेटा इसके इट्स लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब आपके पास कैश में होंगे, और इजी ऑफ कन्वर्जन इनटू अदर गुड्स एंड सर्विस, इसे हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं गुड सर्विस में। ठीक है, मेक मनी अ कन्वीनियंट वे टू स्टोर वैल्यू, बेटा इससे बहुत आसान है इसे स्टोर करना। कन्वीनियंट कहता है आसान है, इजी है, मतलब इसे रखना आसान है, ट्रांसफर करना आसान है गुड्स। ठीक है, परचेसिंग पावर फ्रॉम द प्रेजेंट इन टू फ्यूचर, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मुझे कोई गुड्स चाहिए, ठीक है, जैसे हम बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन ने को गुड्स चाहिए 10 लाख रुपए का, 10 लाख का गुड्स चाहिए। अब वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि मुझे मेरे पास ना पैसा है नहीं, मैं क्या करूंगा, आपको 3 महीने बाद दे दूंगा, आप लेटर 3 मंथ्स। ठीक है, तो ये क्या है, हम फ्यूचर में पेमेंट्स कर सकते हैं, किसको, मनी को। दूसरा क्या बेटा इसका, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट्स आर पेमेंट दैट हैज टू बी डन इन द लेटर डेट। बेटा लेटर डेट जैसे मैंने आपको बताया था, डेफर्ड का मीनिंग होता है बेटा फ्यूचर। हम क्या कर सकते हैं, मनी को फ्यूचर में भी दे सकते हैं एक निश्चित डेट में। मनी इज द बेस स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स मेकिंग इजियर फॉर इंडिविजुअल बिजनेस टू एंगेज इन क्रेडिट ट्रांजेक्शन। बेटा आपको पता है जितने भी बड़े बड़े बिजनेस मैन होते हैं वो सभी उधार ट्रांजेक्शन करते हैं, और बेसिकली वो क्या करते हैं, एक निश्चित डेट बताते हैं कि मैं आपको पेमेंट दूसरे मतलब बिजनेसमैन से कहते हैं कि मैं आपको पेमेंट एक निश्चित डेट को दे दूंगा, जैसे 3 महीने बाद, 1 साल बाद, जितनी ज्यादा जैसे पेमेंट होगा उस हिसाब से वो क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, जैसे लोग लोन लेते हैं तो वो भी तो पेमेंट का वो कहते हैं कि हम आपको 1 साल बाद दे देंगे। इंस्टॉलमेंट होती है पेमेंट, जैसा आपने कोई स्कूटर परचेज करा, ठीक है बेटा, ये क्या है आपका स्कूटर है। अब बेटा ये स्कूटर की कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपए एग्जाम्पल के रुपए, कितनी है, 1 लाख रुपीज। अब क्या होगा, आप इसका 10 हजार रुपए इंस्टॉल मतलब इंस्टॉल्ड दे दोगे, मतलब एकदम कैश पेमेंट दे दोगे, तो 90 हजार रुपये बचे। अब 90 हजार रुपये आप उससे कहोगे कि मैं आपको इस 90 हजार रुपये को कब दे सकता हूँ, जैसे 90 हजार रुपये तो मैं आपकी किस्त बांध रहा हूँ, जैसे 9 महीने में दूंगा आपको, तो 10-10 हजार रुपये क्या दोगे, आप हर महीने दोगे, फ्यूचर में दोगे। ठीक है, तो मनी को हम इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट करते हैं, डेफर्ड भी, मोर स्टैंड फॉर विद द इजी ऑफ मनी, तो ये आसान होता है बड़े बड़े ट्रांजेक्शन में। ठीक है, मनी मे बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच कैन जनरली एक्सेप्टेड। मनी वो है जिसे हर कोई आसानी रूप से एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब हर कोई इसे मानता है, एक्सेप्ट कर सकता है, कोई डिनाई नहीं करेगा। मीडियम एक्सचेंज होता है, यूनिट ऑफ अकाउंट होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन है बेटा मनी के बारे में, तो द वैल्यू ऑफ ऑल गुड सर्विस कैन बी एक्सप्लेन इन मॉनेटरी यूनिट्स। बेटा मॉनेटरी का मीनिंग क्या होता है, मॉनेटरी का मीनिंग होता है बेटा मनी, वो चीज जिसको मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट। बेटा यूनिट ऑफ अकाउंट है, क्या आंसर है, यूनिट ऑफ अकाउंट। दूसरा, विच फंक्शन अलाउ द पेमेंट टू बी डिलेड इन फ्यूचर। बेटा फ्यूचर को हम क्या कहते हैं, जैसे विच फंक्शन अलाउ द पेमेंट टू बी डिलेड, हम पेमेंट डिलेड करते हैं फ्यूचर के लिए। क्यों करते हैं बेटा, अब जब भी मैंने आपको बताया था जब भी फ्यूचर का वर्ड आएगा तो आप ध्यान रखना, फ्यूचर को क्या बोलते हैं, डेफर्ड बोलते हैं। अब डेफर्ड ढूंढ लो, इसमें क्या आ रहा है, ये रहा डी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, टाइप्स ऑफ मनी। अब बेटा हम इस टॉपिक में ये बात करेंगे मनी कितनी तरह की होती है। पहला मनी जो होता है बेटा वो आपको होता है फीट मनी। बेटा फीट मनी क्या होती है, ठीक, फीट मनी बेटा वो मनी होती है जो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड करती है, ठीक है, इशूड करती है, सरकार जारी करती है, उसको फीड मनी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट क्या इशू करती है बेटा, कॉइन्स इशू करती है। ठीक है,
इट रेफर्स टू द मनी इशूड और बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, इट हैज नो इंस्टिंक्ट वैल्यू। इंस्टिंक्ट वैल्यू मतलब उससे खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। लीगल टेंडर मनी क्या होती है बेटा? लीगल टेंडर मनी वो मनी होती है जब हम क्या करते हैं बेटा, मनी विच कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट्स ऑफ डेब्ट्स और अदर ऑब्लिगेशन इन टर्म्स ऑफ लीगल टेंडर। जब कोई लीगल टेंडर दिया जाता है उसको जो पेमेंट मनी इशू हो जाता है उसे लीगल टेंडर मनी कहते हैं। इसके एग्जांपल बताएंगे बेटा, पहले इसे पढ़ते हैं। एक होता है फ्यूडेशरी मनी। बेटा फ्यूडेशरी मनी वो होती है जो कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर नहीं दिया लेकिन लोग मान लेते हैं। जैसा आप देखोगे चेक, बैंक चेक क्या है बेटा? फ्यूडेशरी मनी है, वो मान लिया ऐसा मनी के फॉर्म में। पेमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रस्ट, किसके बेसिस पे बात हो रही है बेटा? ट्रस्ट के बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑर्डर। गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया कि आप इसको मनी मान लो, लेकिन आपने ट्रस्ट में मान लिया। जैसे चेक होते हैं, ठीक है, ड्राफ्ट्स होते हैं, लोग ड्राफ्ट लिखते हैं, चेक लिखते हैं, वो भी एक मनी का फॉर्म है। द एक्सेप्टेंस ऑफ फिड्यूशियरी मनी ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन दी पार्टीज इन्वॉल्व इन दी ट्रांजेक्शन, चेक और ड्राफ्ट। हाई पावर्ड मनी कौन सी होती है बेटा? वो पैसा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, हाई पावर मनी रेफर टू द मनी इज क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करती है और सरकार भी इश्यू करती है, वो कौन से बोलते हैं? हाई पावर्ड मनी। ठीक है बेटा, कुछ इस मनी बैंकिंग में हम बात करेंगे चैप्टर्स, वो सॉरी बैंक के नाम। देखो आपने बहुत सारे बैंक सुनोगे, स्टेट बैंक हो गए जो फेमस बैंक है, बड़े बड़े बैंक है, जैसे स्टेट बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, ये कुछ प्राइवेट बैंक हैं, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट है। बेटा आप देखोगे चाहे प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, ये सब, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक का मीनिंग क्या होता है? क्या बोलते हैं बेटा इसको? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो बेटा बिजनेस किया करते हैं। ठीक है, जैसे बैंक आप देखोगे, बैंक का काम क्या होता है? ड्राफ्ट बनवाना लोगे, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना। बैंक क्या करता है? लोन देता है लोगों को, उस पर इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, लोगों को पैसा जमा करता है, बैंक फैसिलिटी देता है एटीएम की, उस पर चार्जेस काटता है। ठीक है, तो बैंक बहुत सारे काम फंक्शन करता है। आप देखोगे विदेशों में आप गुड्स बेचोगे तो बैंक मनी मतलब जो रिजर्व होता है उसको चेंज करता है। ठीक, तो बहुत सारे काम करता है बैंक। आइए देखते हैं पहला काम क्या होता है। पहला बैंक का काम होता है एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट। बेटा एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट का मीनिंग क्या होता है? जैसे हमारे पास जो भी पैसा होता है हम क्या करते हैं? बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलता है? एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट। अब बेटा आपने देखोगे कई तरह अकाउंट खोले करते हैं लोग, जैसे सेविंग अकाउंट होता है, मतलब पैसे जगह किस किस फॉर्म में रूप में जमा करते हैं? सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हो गया, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो गया। तो हम बहुत तरह के अलग अलग अकाउंट के रूप में बैंक में पैसे जमा करते हैं। दूसरा क्या होता है बैंक का काम? प्रोवाइडिंग लोन्स। बैंक क्या करता है? अपने पास पैसे नहीं रखता लोगों का, वो क्या करता है? बैंक लोन दे देता है। लोन कैसे देता है? जैसे सरकार को लोन दे देता है, जैसे हाईवेज बनते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या स्कूल बनती हैं, सरकारी जो भी चीज़ बनती है, या प्राइवेट सेक्टर में जो भी चीज़ बनती है, बिल्डिंग बनी है, या प्राइवेट कोई पर्सन अपना घर बनवा रहा है, तो बैंक से क्या लेता है? लोन लेता है, क्योंकि बड़ी अमाउंट चाहिए होती है। और बदले में बैंक क्या करता है? उसमें इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो बैंक पैसा लेता है लोगों से और बदले में लोन देता है। ठीक, देखिए टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। बेटा बैंक में कितनी तरह के अकाउंट खोले जाते हैं? जैसे हम पहले बात करें सेविंग बैंक अकाउंट। बेटा सेविंग बैंक अकाउंट क्या होता है? सेविंग बैंक हर कोई भी कस्टमर खोल सकता है, ठीक है, इसमें इंटरेस्ट कम होता है, मतलब डिमांड डिपॉजिट होता है, आप जब चाहो तब इसमें से पैसा निकाल सकते हो, उसे सेविंग बैंक अकाउंट बोलते हैं। ठीक, अ, इसे डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। दूसरा होता है इसमें इंटरेस्ट कम होता है, दूसरा होता है करंट अकाउंट। बेटा करंट अकाउंट नॉर्मली जो बिजनेसमैन होता है वो ओपन करता है। इसमें इंटरेस्ट मतलब जो पैसा जमा होता है उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि बैंक चार्जेस करता है इंटरेस्ट किससे? सेलर्स हैं, क्योंकि इसमें डे टू डे ट्रांजेक्शन होती हैं, इसकी कोई लिमिट ही नहीं होती बेटा। इसमें कितना पैसा जमा कर सकते हैं इस वाले अकाउंट में, कितना पैसा निकाल सकते हैं एक दिन में, कितनी बार भी। जबकि सेविंग अकाउंट में ऐसा नहीं होता, उसमें लिमिट होती है, इसमें लिमिट नहीं होती, बल्कि इसमें बैंक उल्टा चार्जेस लेता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है? रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें टाइम बेसिस पे डिपॉजिट होता है, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं? रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। एक होता है हमारा एफडी अकाउंट। बेटा एफडी अकाउंट क्या होता है? ये भी टाइम डिपॉजिट होता है। एफडी का मीनिंग होता है कि जैसे हमने 10 साल का पैसा जमा कर दिया बैंक में, अब हम क्या करेंगे? 10 साल बाद बैंक से लेंगे और इंटरेस्ट उसमें क्या होता है? नॉर्मली ज्यादा होता है।
ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा, डिमांड डिपॉजिट में क्या शामिल होता है? डिमांड डिपॉजिट में बेटा क्या क्या शामिल होता है? देखिए, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट नहीं। डिमांड डिपॉजिट होती है जिसमें हम कभी भी जाकर बैंक से निकाल सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट हो नहीं सकता। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट, बेटा यस, बी इसका इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि दोनों ही हम ऐसे अकाउंट है जिसमें हम कभी पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सी देखते हैं करंट अकाउंट। बेटा करंट अकाउंट तो है, लेकिन ये नहीं है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में हम निकाल नहीं सकते। डिमांड डिपॉजिट का लिंक होता है, आप कभी भी डिमांड कर सकते हैं जो आपने डिपॉजिट किया है। ठीक है, डी बिल्कुल रॉन्ग आंसर है क्योंकि वगैरह सभी सही है। ठीक, बेटा हम पढ़ेंगे एक टॉपिक के बारे में। बैंक, जैसे कि मान लीजिए बैंक एक आदमी है, उस एक पर्सन ने, एक कस्टमर है, इसके पास बेटा है 100 रुपए। कितने रुपए? 100 रुपए। अब ये 100 रुपए बैंक में जमा कर दिए। क्या कर दिए? डिपॉजिट कर दिए 100 रुपए। बैंक क्या करता है? बैंक के पास, बैंक को कुछ बेटा कंडीशन अपनानी पड़नी पड़ती है। हर बैंक जो देश में अपने इंडिया में, उससे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं आरबीआई के। आरबीआई ये कहता है कि अगर आपके पास जो भी पैसा आएगा, चाहे वो कितना रुपए क्यों ना हो, उसका एक मिनिमम परसेंटेज, बेटा मिनिमम परसेंटेज आरबीआई के पास रखना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल रूप में 5%, ये मिनिमम परसेंटेज है। जो मैं एग्जाम्पल लिया बेटा, ये एग्जैक्टली नहीं है। ठीक है, तो आरबीआई के पास रखना पड़ता है। जैसे 100 रुपए का 5%, 5 रुपया, इसी चीज को हम CRR बोलते हैं। वो पैसा, वो डिपॉजिट का वो पैसा जो कस्टमर ने बैंक में डिपॉजिट किया है, वो मिनिमम अमाउंट जो आरबीआई के पास डिपॉजिट करनी पड़ती है, उसे हम CR बोलते हैं। CR की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं 95 रुपीज। कितने बचे? 95% पैसा बचा है आरबीआई के, सॉरी, बैंक के पास। अब आरबीआई ये कहता है कि जो पैसा रिमेनिंग बचा, मतलब उसी परसेंट का, जैसे 100 रुपए हैं, तो आरबीआई कहता है कि हर बैंक अपने पास लिक्विडिटी के फॉर्म में एक मिनिमम अमाउंट हर बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। उसे बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी मतलब अपने पास खुद रखना पड़ेगा लिक्विडिटी के फॉर्म में, कि कभी भी आपके पास कोई कस्टमर आ गया तो आप कैसे दोगे? तो आपके पास खुद के पास होना चाहिए ना पैसा। ठीक है, अपने खुद के पास, जैसे 15% अपने पास रखेगा। अब अब ये कहता है कोई आरबीआई कि आप सारा का सारा पैसा लोन में नहीं दे सकते, इस वजह से अपने पास भी और मेरे पास भी रखना पड़ेगा। अब जो बचेगा बेटा, कितना बचा? जैसे 5% प्लस 15% कितना हो गए? 20। अब बचा 80%। अब आरबीआई कहता है जो आपके पास पैसा बचेगा वो आप किस में दे सकते हो? आप लोन के फॉर्म में दे सकते हो। ठीक है, तो ये रूल्स निकाल रखा है आरबीआई ने। तो इसमें लिखा हुआ है 80%, मतलब 80 रुपीज तो लोन के रूप में दे सकते हैं, जिसे हम क्रेडिट बोलते हैं। और जो मिनिमम परसेंटेज हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसे सीआरआर बोलते हैं। एक मिनिमम अमाउंट जो बैंक अपने पास रखता है, अपने पास खुद रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एसएलआर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये रहा बेटा, सीआरआर और एसएलआर को क्या बोलते हैं? दोनों को मिला के एलआरआर। ठीक है, एलआर का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो बोलते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। देखो बेटा, हर चीज की डेफिनेशन लिखी हुई इसमें। CRR रेफर्स टू द पार्ट, बेटा लिखा ना, अ पार्ट ऑफ द टोटल डिपॉजिट। बेटा टोटल डिपॉजिट मतलब जो कस्टमर ने बैंक के पास एक अमाउंट रखी है, ठीक है, जो बैंक के पास कस्टमर ने अमाउंट रखी है, उसका एक पार्ट आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? CRR बोलते हैं। ठीक है, SLR क्या होता है बेटा? रेफर्स टू द पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक दैट हैव टू कीप विद देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। बेटा एसएलआर क्या होता है? एसएलआर उसे बोलते हैं जो हर कमर्शियल बैंक अपने पास एक लिक्विडिटी के रूप में पैसा रखेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? एसएलआर बोलेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है? एलआरआर। एलआरआर वो होता है जो सीआरआर और एसएलआर को कंबाइन मिलाकर कहा जाता है। सीआरआर एसएलआर को अगर आपस में जोड़ेंगे, जितना भी पैसा होता है, जैसे 5% सीआरआर हो गया, ठीक है, 15% एसएलआर हो गया, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? एलआरआर बोलते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं बेटा।
नेक्स्ट बेटा हमने पढ़ा सीआरआर क्या होता है। कमर्शियल बैंक अपना एक मिनिमम अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास रखेगा। सीआरआर हो गया। एसएलआर वो होता है जो कमर्शियल बैंक खुद अपने पास रखेगा। एक अमाउंट, एक मिनिमम अमाउंट, वो एसएलआर होता है। बात करते हैं रेपो रेट। बेटा आपने देखा होगा कभी कभी बैंक के पास पैसा नहीं होता, ठीक है, मतलब बैंक के पास पैसे की कमी है, तो बैंक क्या करता है, वो क्या करता है, आरबीआई के पास जाता है। आरबीआई मुझे पैसे की नीड है, मुझे लोन देना है, मेरे पास कम पड़ गया, तो आरबीआई के पास जाता है। कौन जाता है बेटा? बैंक। कौन सा बैंक? कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से कहता है कि मुझे पैसे की नीड है। आरबीआई का क्या कहता है, मैं ऐसे इसे पैसे दे देता है, ठीक है। बदले में आरबीआई क्या कहता है, एक इससे एक इंटरेस्ट चार्ज करता है बदले में, पैसे के बदले जो उसे पैसे देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट। अब जो रेपो रेट होता है, जैसे आपने देखा होगा बेटा, शॉर्ट टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म लोन, एक होता है लॉन्ग टर्म लोन। कमर्शियल बैंक कहते हैं कि मुझे थोड़े से महीने के लिए मतलब कुछ महीने के लिए पैसा चाहिए, जैसे एक साल के लिए मुझे केवल पैसा चाहिए, बदले में मैं आपको एक साल बाद लौटा दूंगा, तो ऐसे लोन को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लोन। और जो उस पर आरबीआई रेट चार्ज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। देखिए, रेपो रेट रेफर्स टू द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक गिव्स शॉर्ट टर्म लोन कमर्शियल बैंक्स। देखो लिखा हुआ है ना बेटा इसमें, शॉर्ट टर्म लोन कमर्शियल बैंक को अगर आरबीआई देता है एक शॉर्ट टर्म बेसिस पर, उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसे रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। इसको बेटा रीपर्चेज एग्रीमेंट भी बोलते हैं। आगे देखते हैं बेटा इसमें। नेक्स्ट बेटा कभी कभी क्या होता है, बैंक जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको पैसे की नीड होती है। अब पैसे की नीड कौन सी होती है बेटा, उन्हें मान लीजिए किसी पर्सन को एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, जैसे बिल्डर्स होता है ना, बहुत सारे पैसे की नीड होती है बिल्डिंग बनाने के लिए। अब जो बिल्डर्स हैं वो कमर्शियल बैंक के पास गए, मुझे पैसा चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए, उधार पैसा। अब कमर्शियल बैंक के पास इतना पैसा है नहीं, अब उसे चाहिए, तो जो बिल्डर है बेटा उसे चाहिए कम से कम 10-5 साल के लिए लोन, क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाएगा तो नॉर्मल से वो एकदम नहीं चुका पाएगा, क्योंकि उसके फ्लैट एकदम नहीं बिक पाएंगे। तो होता क्या है ऐसे केसेस में, कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं होता, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाता है, दोबारा कहता है आरबीआई से कि मुझे कुछ पैसा चाहिए, वो भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे। अब आरबीआई क्या कहता है कि मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, लेकिन शर्त यह है, आपका जो मैं पैसा दूंगा उस पर क्या करूंगा, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। अब क्या होता है बेटा, अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म पर्पस के बेसिस पे, कौन से पर्पस बेटा, लॉन्ग टर्म पर्पस के बेसिस पे लोन देता है, उस पर जो रेट चार्ज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। तो बैंक रेट रेफर्स टू द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक गिव्स लॉन्ग टर्म लोन्स कमर्शियल बैंक टू कमर्शियल बैंक। बेटा जो कमर्शियल बैंक, ये टू आएगा बेटा इसमें, टू कमर्शियल बैंक। अगर कमर्शियल बैंक को आरबीआई लॉन्ग टर्म बेसिस पे लोन देता है तो उस पर जो रेट चार्ज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। इसको बेटा हम डिस्काउंटिंग रेट भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम डिस्काउंटिंग रेट है। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा, रिवर्स रेपो रेट। बेटा कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको दो सिचुएशन दिखाई, एक तो रेपो रेट, ठीक है, एक आता है बैंक रेट। अब रेपो रेट का बेटा उल्टा होता है, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का क्या होता है उल्टा, रेपो रेट, बेटा रेपो रेट में क्या था, शॉर्ट टर्म बेसिस पे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले रहे हैं। अब रिवर्स कमिंग होता है उल्टा, बेटा रिवर्स कमिंग क्या होता है, उल्टा। अब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा जमा कर रहा है, उस पे जो रेट चार्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। बेटा कभी कभी ऐसा होता है, बैंक के पास बहुत पैसा होता है, लोग बैंक से लोन नहीं लेते हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसे की, लोगों को नीड नहीं होती बैंक, ठीक है, लोगों के पास ऑलरेडी पैसा होता है, इस वजह से। तो अब आरबीआई कहता है कि आप अपने पास पैसा मत रखो, और जो एक्स्ट्रा पैसा है आपके पास वो हमारे बैंक में जमा कर दो, मतलब आरबीआई में जमा कर दो। आरबीआई क्या करता है, बदले में उसको इंटरेस्ट दे देता है जो उसके पास पैसा जमा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो इसमें रिवर्स में क्या होता है बेटा, अब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट करता है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट टू द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है बेटा। इसे हम रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट भी कहते हैं बेटा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है मनी सप्लाई।
बेटा मनी सप्लाई क्या है, इसका बहुत आसान तरीका बताता हूँ। जितना भी पैसा एक देश में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक है, जो भी पैसा है देश के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक, उसे हम मनी सप्लाई बोलते हैं। जैसे 31 जनवरी 2025 तक देश में जितना भी पैसा है, चाहे बैंक में है, चाहे लोगों के पास है, जितना भी सर्कुलेशन में है पैसा, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक, उसे हम क्या बोलेंगे, मनी सप्लाई बोलेंगे। ध्यान रखना बेटा, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, मनी सप्लाई। अब जैसे कि मनी सप्लाई में बेटा तीन चार होते हैं, चार तरह के मनी सप्लाई, M1 M2 M3 M4। M1 में क्या होता है, करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक, लोगों के पास कितना पैसा है उसे हम CC बोलते हैं। ठीक है। DD क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट कस्टमर, ठीक है, इन सर्कुलेशन, करेंसी इन सर्कुलेशन। DD क्या होता है, नेट डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, बैंक के पास कितना है, OD मतलब RBI के पास कितना है। ठीक है। तो जितना भी पैसा होता है हम क्या बोलते हैं, M1 बोलते हैं। बेटा हम पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, सेंट्रल बैंक क्या है। हालांकि इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता पेपर में, CBSE बोर्ड में, व्हाट इज सेंट्रल बैंक। अगर आता है तो पढ़ते हैं। द सेंट्रल बैंक इज अपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन। बेटा सेंट्रल बैंक क्या होता है, एक मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है। मॉनेटरी का मीनिंग होता है मनी, मनी से रिलेटेड काम करता है बेटा। ये देश में करेंसी को सर्कुलेट करता है, बैंक्स को रेगुलेट करता है। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था बेटा 1935 में होता मुंबई में। ठीक है। देश का सबसे पहला बैंक मुंबई में खुला था ये, RBI। इंस्टीट्यूशन विच कंट्रोल द एंटायर मनी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। ये देश में जितने भी मनी का फ्लो है उसको रेगुलेट करता है और बैंकिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है। क्या काम है बेटा सेंट्रल बैंक का, तो सेंट्रल बैंक के कुछ काम है, याद कर लेना बेटा। पहला काम है करेंसी अथॉरिटी, बेटा कितना पैसा देश में अथॉरिटी होनी, इशू होना है, कितना, मतलब ये सब काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक काम करता है। बैंकर्स एंड सुपरवाइजर, ये बैंक को सलाह देने का भी काम करता है। ठीक है। गवर्नमेंट बैंक, ये गवर्नमेंट का भी काम करता है। गवर्नमेंट के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो बैंक खुद करता है, गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में भी काम करता है, सरकार को सलाह देने का भी काम करता है। लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, बेटा लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट होता है ये। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कोई देश में पैसा इशू नहीं करता। ठीक। कस्टोडियन ऑफ द नेशन गोल्ड, आप देखोगे देश के अंदर जितना भी पैसा इशू होता है, बेटा मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, कोई भी देश का बैंक अनलिमिटेड करेंसी नहीं छाप सकता। इसका एग्जाम्पल सुन सकते हैं आप जर्मनी में। बेटा जर्मनी में क्या हुआ था, एक बार बैंक ने देश में पैसे की कमी को दूर करने के लिए लिमिट करेंसी छाप दी, बदले में क्या हुआ, सबके पास पैसा आ गया, उस पैसे की वैल्यू हो गई खत्म। तो अगर गवर्नमेंट ने क्या कर रखा कि जितना भी देश में पैसा छापेगा उसके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया, जैसे गोल्ड हो गया, करेंसी किसके बेस पे छपेगी, गोल्ड और फॉरेक्स। फॉरेक्स क्या होता है बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, सॉरी सिल्वर नहीं होता, गोल्ड और फॉरेक्स, जैसे फॉरेन करेंसी जिसे बोलते हैं, उसके बेसिस पे अपने देश में करेंसी छपती है, प्रिंटेड होती है। तो ये बताना है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, गोल्ड भी रखता है, फॉरेन एक्सचेंज भी रखता है, कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को देश के अंदर, क्लियरिंग हाउस फंक्शन करता है। बेटा क्लियरिंग हाउस जानते हो, ये आपने देखा होगा अलग अलग बैंक जैसे SBI और PNB हैं, तो बेटा ये बैंक अलग अलग हैं, इनके आपस में ट्रांजेक्शन भी करवाता है, मतलब इसका चेक इसमें भिजवाना, SBI का PNB में चेक को क्लियर करने का भी काम करता है, अलग अलग बैंक का। पहला पॉइंट पड़ता है, टॉपिक पड़ता है करेंसी का। आप देखोगे बेटा सबसे पहला काम जो RBI का वो क्या है, करेंसी अथॉरिटी, कितना पैसा देश में इशू करना है वो सारा काम किसका है, RBI का है। बेसिकली मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, एक एक्सेप्ट एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा, 1 रुपए के अलावा बेटा जितनी भी करेंसी होती है देश के अंदर वो सब कौन प्रिंटेड करता है, इशू करता है, वो RBI करता है। अब क्वेश्चन ये आता है 1 रुपया कौन करता है, बेटा ये करता है मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस। ठीक है, सरकार में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होती है, वो इशू करती है 1 रुपए। तो द सेंट्रल बैंक हैज अ लीगल राइट टू इशू करेंसी नोट। सेंट्रल बैंक का काम क्या है, नोट को इशू करना। ठीक है, इट गिवन सोल मोनोपोली, बेटा सोल मोनोपोली मतलब सिंगल पावर है, देश में करेंसी इशू करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्यों ना हो। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इशू नहीं करती, RBI इशू करती है। ठीक है, तो ये खाली एक मतलब एक मोनोपोली मतलब सिंगल है जिसके पास देश में सिर्फ यही छाप सकती है, पैसा इशू कर सकती है,
द सेंट्रल बैंक इशू द वैल्यू ऑफ करेंसी विच इज इक्वल टू इट्स रिजर्व द गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी। बेटा मैं आपको बताया था देश में जितना भी पैसा छापती है वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो केवल दो बेसिस पे छापती है, एक गोल्ड और एक फॉरेन सिक्योरिटीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया द आरबीआई इशू ऑल करेंसी नोट्स फ्रॉम टू एंड अबो। देखो लिखा हुआ गया बेटा, देश में जो भी करेंसी होगी, चाहे 2 रुपए या 2 से जितनी बड़ी करेंसी होती है, वो सारी की सारी कौन इशू करती है? आरबीआई इशू करती है। दिस फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो नोन एज करेंसी अथॉरिटी। इसी फंक्शन को हम करेंसी अथॉरिटी बोलते हैं, ये बैंक ऑफ इशू भी कहते हैं। आया में? तो बेटा मैंने आपको बता दिया 2 रुपए, एक से बेटा 1 रुपए का ना हो, एक के अलावा कोई भी करेंसी होगी वो सब आरबीआई इशू करेगी। जैसे हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे देश में जो करेंसी चल रही है वो 10 रुपए भी है, 2 रुपए भी है, 3 का नोट नहीं है, 4 का भी नहीं है, 5 रुपए है, ठीक है, 10 रुपए है, 20 रुपए है, 50 रुपए का नोट चल रहा है, 100 का नोट चल रहा है, 200 का नोट चल रहा है, 500 का नोट चल रहा है, ठीक है, 2000 का नहीं चल रहा बेटा, न 1000 का करेंसी का नोट चल रहा है। तो एट प्रेजेंट की बात करें तो जितने भी करेंसी है ये सब कौन इशू कर रही है? आरबीआई इशू कर रही है। आगे देखते हैं, बैंकर्स बैंक। ये बैंकर्स का बैंक का भी काम करता है। द सेंट्रल बैंक इज द बैंक ऑफ कमर्शियल बैंक, इट इज एक्सेप्ट द डिवोर्स द बैंक एंड प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक। बेटा मैंने आपको बताया था ये बैंक का मदद करती है, लोन देती है बैंक को जिस बैंक को नीड होती है पैसे की, उस बैंक को सप्लाई करती है करेंसी की। ठीक है, सुपर द कमर्शियल बैंक इज गाइड द कमर्शियल बैंक एंड अवेयर अबाउट द फ्यूचर थ्रेट्स। बैंकों को कुछ नुकसान हो उससे भी बचाती है कौन? कमर्शियल, सॉरी बेटा कौन बचाती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा ये सरकार की बैंक भी है, ठीक, और ये एजेंट भी बनती है सरकार के, कुछ सलाह भी देती है सरकार को। तो आगे देखते हैं, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज बैंकर्स बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये सरकार का भी बैंकर होता है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट करता है जितना भी सरकार का पैसा होता है वो सारा कौन डिपॉजिट करता है? मतलब बैंक डिपॉजिट करता है, और लोन भी देता है सरकार को। जैसे सड़कें बनती है तो सड़कें बनने में लोन कौन देता है? बैंक देता है। जो मेन ड्यूटी होती है सेंट्रल बैंक की, वो कंडक्ट करती है बैंकिंग अकाउंट्स, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट के अकाउंट्स होते हैं उनको मेंटेन क्या करती है? मेंटेन करती है। आरबीआई एजेंट का भी काम करती है सरकार का, ये बहुत सारे एजेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, लाइक सेंट्रल बैंक मैनेज द पब्लिक डेब्ट्स एंड मेक पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी बेटा ये कुछ पेमेंट करती है। ठीक है, सरकार से आदेश देती है कि हमारा पेमेंट कर दो, मतलब किसी पर्सन को तो वो दे देती है कौन? सेंट्रल बैंक। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल बैंक सलाह देने का भी काम करती है। कैसे? इट गिव टाइमली एडवाइस टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ इकोनॉमी। जैसे किसी इकोनॉमी में को कैसा बढ़ाया जाए, उसकी में ठीक है डेवलपमेंट कैसे लाया जाए, उस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में भी ये बेटा क्या देती है? एडवाइस देती है। ठीक है, वहाँ पे इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से रिसोर्स होने चाहिए, कैसे मतलब टैक्स इंक्रीज किया जाए, किन चीज़ों पे लगाया जाए, किन चीज़ों पे लगाया जाए। तो बेटा ये एडवाइसर का भी काम करता है। कौन करता है बेटा? सेंट्रल बैंक। लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। बेटा लास्ट रिजॉर्ट मतलब इसके अलावा कोई अंतिम, ये अंतिम है। ठीक है, एज द लास्ट lender of the last resort the central bank give loans to the commercial bank in times of liquidity crisis। बेटा होता क्या है, कभी कभी जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनके पास लिक्विडिटी नहीं हो पाती, तो सबसे बेटा यही पैसा देता है सारा, और उसको कमी को दूर करने के लिए। When commercial bank do not get loan facility from any other source, आपको पता होगा बेटा जब कमर्शियल बैंक के पास कोई पैसा नहीं होता किसी सोर्स का, तो लास्ट में सेंट्रल बैंक देता है उसे। इसी वजह से लैंड ऑफ द लास्ट रिजोर्ट बोलते हैं। द सेंट्रल बैंक एडवांस लोन्स टू द सच बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी। अपने पास सिक्योरिटी रखता है और लोन दे देता है किसको? कमर्शियल बैंक को। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था बेटा बैंक रेट, आपने पढ़ा था रेपो रेट, वो यही है। ठीक है, आगे देखते हैं, कस्टोडियन ऑफ नेशंस गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज। बेटा आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि ऐसा नहीं है कि जो सेंट्रल बैंक है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो ये कितना भी करेंसी छाप सकता है, ऐसा नहीं है। ये क्या काम करता है? अपने पास गोल्ड रखता है। अगर किसी दिन मतलब करेंसी की वैल्यू नील हो जाती है तो बेटा बैंक सेंट्रल बैंक क्या करेंगे? जितनी भी आपके पास करेंसी है उसके बदले इतना वैल्यू का गोल्ड देंगे। तो ये क्या करता है? कस्टोडियन रखता है गोल्ड। ठीक है, द फॉरेन करेंसी रिजर्व, अपने पास फॉरेन करेंसी भी रखता है, गोल्ड हो गया, सॉरी डॉलर, दिरहम, दिनार, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो, चाइनीज येन और जापानीज के, मतलब अलग अलग दुनिया भर की करेंसी अपने पास रखता है ये।
और गोल्ड भी रखता है इन द कस्टडी ऑफ इट्स सेंट्रल बैंक। ऑल द फॉरेन करेंसी रिसीव बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज टू बी डिवॉल्व विद द सेंट्रल बैंक। अब बेटा ये पैसा कहाँ से आता है? बेटा ये पैसा आता है आम जनता द्वारा। अगर आप देखोगे दुनिया भर में लोग काम करते हैं, यूरोप में जाते हैं तो वहां से यूरो आता है इंडिया में, ठीक है, और डॉलर अमेरिका में जाएंगे तो डॉलर्स आता है, दुबई में जाएंगे तो दिरहम आता है, ठीक है, और कतर में जाएंगे तो दिनार आ गया। तो आप देखोगे दुनिया भर की अलग अलग करेंसी हमारे देश में आती है। चाइनीज में जाएंगे तो मतलब येन आएगा। तो आप देखोगे बेटा क्या अलग अलग देश में पैसा हमारे देश में आता है, तो पैसा आता है, ठीक, वो काम करता रहता है। इसलिए इफ ही वांट्स टू मेक पेमेंट द फॉरेन करेंसी ही हैज टू अप्लाई द सेंट्रल बैंक। अगर मान लो हमें विदेशों में पढ़ाई करनी है या विदेश में कोई पेमेंट करना है तो ये हमें मदद करता है, ठीक। दूसरा, ये मनी सप्लाई को कंट्रोल भी करता है। कौन? बेटा सेंट्रल बैंक। आप देखोगे देश में जितना भी मनी का फ्लो हो रहा है वो सब कंट्रोल कौन करता है? हमारा आरबीआई। दिस फंक्शन इज नोन एज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। इसे कंट्रोल ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं। सेंट्रल बैंक के पास ये पावर होती है जो क्रेडिट क्रिएशन होता है कमर्शियल बैंक द्वारा, जैसे सीआरआर, वो सब कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है। सप्लाई विद द हेल्प भी कैसे कैसे करता है? कंट्रोल करता है मनी को सीआरआर करके, सीआर से एसएलआर, बैंक रेट, बहुत सारे रेट का यूज करके ये मनी को कम और ज्यादा करता है, ठीक है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये करता है कौन? आरबीआई। नॉर्मल से मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे एसबीआई ने 100 रुपये थे, अगर एज बेटा अगर हम मनी क्रिएशन और मनी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बेटा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जैसे कोई भी रेट, जैसे अगर हम सीआरआर बोले, सीआरआर, एसएलआर, अगर और बताता हूँ बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, अगर इन सबको बढ़ा दिया जाए तो लोग लोन कम लेंगे, ठीक है। लोन लोग कम लेंगे, परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये एक तरीका है मतलब मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का। अगर लोगों के पास, अगर इसकी मतलब सीआरआर एसएलआर को अगर कम करें, मान लीजिए अगर इसकी रेट कम कर दी जाए तो लोगों के पास पैसा आएगा, तो फ्लो ऑफ मनी होगा। तो ये तरीका है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का देश के अंदर, ठीक है। सेम वही लिखा हुआ बेटा इसमें। तो अगर हम जैसे बेटा इसमें लिखा हुआ है पहले 5%, 5 रुपये लेता था सीआर का जमा करना पड़ते। अगर आरबीआई कह रहे हैं कि मुझे 6 रुपये दो, तो 1 रुपये बढ़ गया, तो सीआरआर क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया। तो अब बैंक के पास पावर क्या हो गई बेटा? कम हो गई लोन देने की। लोन पहले 80 रुपये देता था बैंक, अब वो कितने दे पा रहा है? क्योंकि 1 रुपया फालतू जा रहा है तो वो 79 रुपीज दे पा रहा है, ठीक है। तो बेटा सीआरआर के बढ़ने से बैंक की जो क्रेडिट क्रेडिट पावर होती है वो कम हो जाती है। मतलब क्रेडिट पावर, शक्ति, लोन देने की शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है। सीआरआर बढ़ गया या एसएलआर बढ़ गया, ठीक है, सीआर बढ़ गया, एसएलआर बढ़ा दिया, तो बेटा क्या होगा? जो लोन देने की पावर होगी वो कम होगी। इसको उल्टा कर लीजिए, अगर एसएलआर सीआरआर 6 के बदले 5 कर दिया जाए, मतलब फिर बैंक के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वो लोन भी क्या देगा? ज्यादा देगा। इसी चीज का आप देखोगे सीआर के बढ़ने से मनी सप्लाई पे क्या होगा? फर्क पड़ेगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। सीआरआर के डिक्रीज होने से मनी सप्लाई क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये होती है मनी सप्लाई कंट्रोल करने का तरीका, आरबीआई करता है बेटा ये। क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है? आपने देखोगा बैंक, आरबीआई क्या करता है? अलग अलग बैंक के जो ट्रांजेक्शन होता है, इंटर बैंक बैंक ट्रांजेक्शन जिसे बोलते हैं, उसको क्लियर करने का भी काम करता है। जैसे अलग अलग बैंक के चेक हो गए, एसबीआई का चेक मान लीजिए, ये एसबीआई का चेक है, ठीक है, और पीएनबी का चेक, तो बैंक अलग अलग है। अब इनका जो बीच का जो ट्रांजेक्शन है, मतलब इसका पेमेंट इसमें करना, इसका पेमेंट इसमें करना, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन बोलते हैं बेटा से। इसका भी काम कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई ने पावर दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा और क्या काम करता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है। मतलब ये क्या ओपन मार्केट ऑपरेशन? मतलब ओपन मतलब खुले बाजार में, मार्केट मतलब बाजार, ऑपरेशन मतलब बेचना, बेचना खरीदना। तो आप देखोगे आरबीआई क्या काम करता है? बाइंग सेलिंग का काम भी करता है। किस चीज का? जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स हो गए। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि गवर्नमेंट तो कुछ बेचती नहीं। गवर्नमेंट ने, आपने पढ़ा था कि बैंक क्या करता है? सुपरवाइजर का भी काम करता है, एजेंट का भी काम करता है, किसका? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे, सरकार के बिहाफ पे आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को, बॉन्ड, सिक्योरिटी मतलब बॉन्ड शेयर से बोलते हैं, उसको खरीदता भी है, बेचता भी है, ठीक है। मैंने लोगों के पास पैसा, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट, अगर आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदेगा, ठीक है, ये बेचेगा, तो मनी सप्लाई क्या होगा? इनफ्लो और आउटफ्लो होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे
मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कैश बेसिस। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी जो यूज करता है बेटा आरबीआई करता है, जैसे इट रेफर्स टू द पॉलिसी मेड बाय द सेंट्रल बैंक रिलेटेड टू द चेंज इन द मनी सप्लाई। बेटा मनी सप्लाई में जो चेंज होता है उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, आरबीआई का होता है, उस चीज को मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बेटा दो तरह की होती हैं, एक होती है क्वांटिटेटिव, ठीक है, जिसमें हम क्या यूज करेंगे, परसेंटेज का यूज करेंगे। एक होता है बेटा क्वालिटेटिव जिसमें परसेंटेज का यूज नहीं करते हैं। क्वांटिटेटिव बेटा एक तरीके से नंबर, जिसमें हम कोई नंबर्स का यूज करेंगे। क्वालिटेटिव क्या होती है, जिसमें हम एडवाइस का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे सीआरआर, एसएलआर, इनमें से अगर कोई भी रेट को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं बेटा, अगर इनमें से किसी भी रेट को इंक्रीज कर दें, जैसे 5% को बढ़ा दीजिए कि 6% कर दें, तो होता क्या है, मनी सप्लाई डाउन हो जाती है। ठीक है, मतलब मनी सप्लाई क्या होती है, इकोनॉमी में डाउन हो जाती है। दूसरा क्या है बेटा तरीका, वो होता है क्वालिटेटिव। इसका हम इन्वर्स भी कर सकते हैं बेटा, मैं आपको बता देता हूँ, इन्वर्स भी देख सकते हैं। अगर इसमें से कोई से भी परसेंटेज को कम कर दिया जाए, जैसे 5% से हम 4% कर दें, तो बेटा बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, तो मनी क्या हो जाएगा, आउटफ्लो ज्यादा रहेगा, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा, मार्केट में बढ़ जाएगी। ठीक है, बैंक के पास पावर होगी, वो लोगों को ज्यादा लोन देगा, एंकरेज करेगा, लोन लीजिए लोन लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्वालिटेटिव में क्या होता है, प्रेशर होता है, मॉरल सिचुएशन करता है कि प्रेशर करता है कि आप मतलब लोन कम दीजिए, तो ये भी प्रेशर होता है। ठीक है, बैंक का, आरबीआई कहता है बैंकों से आप मत लोन दीजिए, प्रेशर करता है, मतलब सैलरी लोगों को दीजिए। एक होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, जैसे आप देखोगे कुछ परसेंट मार्जिन कर देता है, जैसे प्रॉपर्टी परचेज करने में होता है 20% मार्जिन डाल दिया। ठीक है, तो ये भी यूज करता है क्वालिटेटिव में। देखिए बेटा ये रहा, जैसे मैंने आपको बताया था मार्जिन का, वही आगे इसमें एग्जांपल। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ कोलेटरल अमाउंट ऑफ लोन। बेटा कोलेटरल क्या होता है, जुड़ी हुई अमाउंट ऑफ लोन। मान लीजिए एक आदमी नो बेटा 100 रुपए की नीड थी, ठीक है, इसमें लिखा लोन, लोन चाहिए, एक आदमी को लोन चाहिए, जैसे बहुत सारे लोगों को लोन चाहिए होता है। ऐसा नहीं है बेटा कोई भी बैंक किसी भी कस्टमर को फ्री में लोन दे देगा। अगर मान लो ऐसे लोन दे दिया, बैंक ने लोन दे दिया बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के, तो ये चांसेस रहेगा कि लोग लोन नहीं देंगे। तो बदले में लोन बैंक क्या करता है, लोगों से लोन देते वक्त कुछ सिक्योरिटी अपने पास रखता है, उतनी कीमत का जितनी वो लोन दे रहा है। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा, एक आदमी को 180 रुपए की नीड थी, कितने की, 80 लाख रुपए की नीड थी, तो बैंक वाला क्या करेगा, उससे कम से कम 100 लाख रुपए की सिक्योरिटी लेगा। ठीक है, 100 लाख की कोई ऐसी चीज लेगा जो बदले में क्या होगा, अगर उसने लोन नहीं दिया तो उसकी सिक्योरिटी जब्त कर लेगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, 100 लाख रुपए लिए बैंक ने, 80 लाख का लोन दिया, तो 20 लाख रुपए क्या हो बेटा, मार्जिन रिक्वायरमेंट अपने पास, मतलब मार्जिन कितना रखा उसने। ठीक है, तो ये चीज ये दिखा रहा है, तो 20 रुपए क्या हो बेटा इसमें मार्जिन। कोलेटरल क्या होता है, जो जुड़ी हुई होती है। अब बेटा कोलेटरल में क्या क्या होता है, जैसे कुछ लोग सोना गिरवी रख देते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी के कागज रख देते हैं पैसे लेते वक्त, ठीक है ना, तो ये कोलेटरल सिक्योरिटी होती है। कुछ लोग अपने मार्कशीट होती है वो रख देते हैं, तो ये सब कोलेटरल होती है। मनी मल्टीप्लायर, बेटा मनी मल्टीप्लायर का मनी क्या होता है, मनी को कितनी बार हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब 1 रुपए से हम कितने रुपए बना सकते हैं, उसे मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। मतलब 1 रुपए का हम कितने रुपए बना सकते हैं। ठीक है, हम इसमें एजम्पशन मानते हैं कि मनी मल्टीप्लायर में कि पैसा हमने कहाँ रखा है, बैंक में रखा है, विड्रॉ नहीं करा है। अब वो बैंक मतलब दूसरे अकाउंट में जाएगा, फिर दूसरे अकाउंट में जाएगा, उससे कितना पैसा बना है 1 रुपए से, उसे मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/LRR। बेटा मैंने LRR बताया था, CR प्लस SLR को LRR बोलते हैं। देखिए इफ LRR 20%, व्हाट इज मल्टीप्लायर। बेटा मैंने बताया था मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR। तो LRR कितना है, 20%। ठीक है, 1/20% है बेटा। अब परसेंटेज को हम किस में करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज। कैसे है बेटा, 20/100, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो कितना गया, 0.20। और 1 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट आई 00, 20 का टेबल इसमें कितनी बच जाएगा, 5 बार। तो बेटा इसका नहीं हुआ, अगर हमने 1 रुपये बैंक में जमा करा तो उसके 5 गुना पैसे बनेंगे हमारे।
ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ ये रहा, CRR 20% है, SLR 30% है, तो बेटा LRR कितना हुआ, 20 + 30 कितना हो गया, 50%। फिर 50% का हम क्या निकालेंगे, मल्टीप्लाई, तो बेटा मैंने फॉर्मूला बताया 1/50%, कितना बैठेगा 1/0.5, पॉइंट का 0, तो बी 5 टू 10, तो सॉरी 2 गया, तो मतलब 1 रुपये का हम दुगना पैसा बना सकते हैं। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, जैसे बेटा मैंने आपको बताया था क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, मैंने मनी मल्टीप्लाई को ही बोलते हैं बेटा, इससे भी कैसे हम लोन को क्रिएट कर सकते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में बेटा हम ये समझेंगे कि हम ये मान के चलेंगे कि पैसा जो हम दे रहे हैं लोगों को लोन के रूप में, जो लोगों को लोन दे रहे हैं वो एज अ बैंक में दे रहे हैं, कैश के रूप में नहीं दे रहे लोन। ठीक है, जैसे 1,000 रुपये लोगों ने जमा करे, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन का बेटा मीनिंग बता रहा हूँ मैं कैसा होता है क्रेडिट क्रिएशन। पेपर में आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है क्रेडिट क्रिएशन कैसा होता है, तो बेटा इसका आप ध्यान रखना, इसमें परसेंटेज लिखी होगी, जैसे ये 800 रुपये कैसा है बेटा, डिपॉजिट मान लीजिए 100 रुपये थे, एक आदमी ने 1,000 रुपये जमा करे, तो बैंक के पास कितनी पावर है देने की, लोन देने की 80%। ठीक है, ये पढ़ा था ना हमें पीछे, तो 1,000 का 80% 800 रुपये आ गया, बच्चा कितना 1,000 में से 800 गए तो 200 रुपये, तो बेटा ये कितना परसेंट आ गया 20%। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, मतलब 1,000 रुपये से वो कितने रुपए बना सकता है बैंक वाला, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1,000 को, ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे बेटा इसे, 20%, बेटा 20%, ये था ना LRR, मैंने बताया था ना 1/LRR, तो 20% को हम कैसे लिखते हैं, 20/100, 20 × 100, ठीक है, 1 मिनट जी बेटा, जैसे LRR हो गया हमारा ये, तो टोटल डिपॉजिट बेटा हमने बताया था 1/LRR इनटू इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलेगा बेटा, पहले LRR देखिए कितना परसेंट है, 20% है, तो 20/100, तो ये आ गया 0.20, 0.20 को अगर 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब 1000 को 2.20 से डिवाइड करेंगे, 0 बढ़ गए 2, 1 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 5 से 10, ये 3 0 आ गई, तो बेटा 5,000 रुपये आ गया, क्या आ गया ये ऐसे निकला बेटा 5,000 रुपये, मतलब 1,000 को डिवाइड करो LRR से, तो आपका क्या बन जाएगा, टोटल डिपॉजिट क्रिएशन, मतलब आप 1,000 रुपये को कितने हजार बना सकते हो, 5,000 रुपये। ठीक है, अब बेटा क्या करना है, 20% इसका निकालिए 5,000 का, तो 5,000 का अगर आप 20% निकालेंगे तो बेटा कितना आ गया, 2 से 2 0 कैंसिल, 2 5 10, 1,000 रुपये का आ गया बेटा, इसमें 1,000 रुपीज आ गए बेटा आपकी LRR की टोटल अमाउंट, ये रही, 5 में से 1,000 माइनस करेंगे तो 4,000 रुपये क्या गया लोन। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि आप बैंक के थ्रू 1,000 के 5,000 रुपये बना सकते हो, और एक मतलब 5,000 के आप लोन दे सकते हो मैक्सिमम 4,000 रुपये, और 1,000 रुपये आप क्या कर सकते हो LRR बना सकते हो। ठीक है, ये तरीका है बेटा इसका, किसका, क्रेडिट क्रिएशन का, ये 1 नंबर में आता है ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में CBSE में। देखिए आपको प्रोसेस आपको दिखा दिया, मैंने बता दिया कैसे कैसे करना, हालांकि आपको दिमाग मैंने आपको समझा दिया, अब इसे देखने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन पेपर में आ चुका है बेटा, ये क्वेश्चन पेपर में आ गया है बेटा, ये देखिए, व्हाट आर द टोटल डिपॉजिट LRR 25% इनिशियल डिपॉजिट R1। बेटा ये क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर हम बैंक में 1,00,000 रुपए जमा करेंगे तो उसका मैक्सिमम कितना रुपए बना सकते हैं, मतलब कितना टोटल डिपॉजिट बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था 1/LRR, LRR कितना बेटा इसमें 25%, 25% को हम 0.25 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 से डिवाइड करें तो 0.25, पॉइंट से 0 बढ़ा दी डबल। ठीक है, फिर 25 का पहाड़ा, 25 का पहाड़ा, इसमें 100 पड़ेंगे बेटा, आएगा 4, तो 4 इंटू 1, 4 एकम 4, 4,00,000 रुपए कर सकते हैं, मतलब अगर हम बैंक में 1,00,000 रुपए जमा करें तो उसके 4,00,000 रुपए बना सकते हैं। ठीक है, बैंक में बेटा लोन दे दे के, ये होता है मनी क्रेडिट क्रिएशन। दूसरा बेटा नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, GDP पढ़ेंगे, वेलफेयर पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसफर इनकम फैक्टर इनकम क्या क्या होती है,
इसके अलावा बेटा हम पढ़ेंगे